नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी की डेली करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का 26 नवंबर दिन शनिवार के करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप एमपीपीएससी प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं जिसका कैलेंडर 2022 का आज आपको मिल चुका होगा अब तक, और आप सभी के एग्जाम शेड्यूल हो चुके हैं। 2019 के मुख्य परीक्षा का भी कैलेंडर आ चुका है। 2021 की जो मुख्य परीक्षा होने वाली उसका भी कैलेंडर आ चुका है। साथ ही में जो अगली आपकी प्रारंभिक परीक्षा 2022 की होनी है, जो कि अब इसका मेरे को लगता है फॉर्म ज्यादा समय नहीं लेगा। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके पास फॉर्म भी आ जाएगा इसका। तो उसकी परीक्षा की डेट भी आ गई है। किसी भी प्रकार के मुगालते में नहीं रहना है, क्योंकि आप सभी लोगों ने काफी सारे ग्रुप ज्वाइन कर रखे होंगे, टेलीग्राम के, व्हाट्सएप के, फेसबुक के। तो अब वहां पर यही सब चलेगा कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, या क्या होगा। पटवारी के भी पेपर हैं तो पीएससी की परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो इन सब चीजों में हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि 2019 की भी परीक्षा हुई है, बीच में 2020 की भी हुई है, 2021 की भी हुई है। ठीक इसी प्रकार से 2022 की भी परीक्षा होगी। कोविड में भी आयोग ने आपके पेपर लिए। परिणामों का अटके रहना एक अलग विषय है, लेकिन आप सभी को ये नहीं भूलना है कि जो एमपीपीएससी के प्री एग्जाम हैं वो कंडक्ट हुए हैं अपने समय में। कोई एक कारण किस 1 या 2 महीने आगे बढ़े हैं, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जिन लोगों ने भी उस समय मेहनत करी है आज वो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। जिन्होंने अच्छी मेहनत करी है उनके अंदर मुख्य परीक्षा देंगे या नहीं देंगे रिजल्ट को लेकर के कोई डर नहीं है। तो एक ये अच्छा अवसर है कि आप सभी के पास कि आप इसकी तैयारी लगातार करें, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई ये ग्रुप में क्या चल रहा है, बाकी जगहों पे क्या चल रहा है, संवैधानिक है असंवैधानिक है, ठीक है। आप सभी की एज के ही लोग हैं जिन्हें जो कुछ कहेंगे संवैधानिक है, कुछ कहेंगे असंवैधानिक प्रक्रिया है। प्रक्रियाओं में समस्या है, पेपर पे कोई समस्या नहीं है। पिछली बार भी जब हाईकोर्ट में बहस चल रही थी तो जो उस समय पे जस्टिस थे उन्होंने एक ही लाइन बोली थी कि आप सभी जा करके पेपर दीजिए। पेपर में कोई समस्या नहीं है, पेपर होना है। प्रक्रिया में यदि कोई समस्या है तो प्रक्रिया का हल कर लिया जाएगा, परिणाम तो आपके पेपर पे बनना है। प्रक्रिया पे समस्या प्रक्रिया में है, पेपर में नहीं है। तो हमें प्रक्रिया के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें पेपर के चक्कर में पड़ना है, और पेपर को पार करने की प्रक्रिया क्या है उस पर ध्यान देना है कि पेपर किस प्रकार से निकलेगा। चाहे वह कोई भी एग्जाम हो, जो विषय चल रहे हैं वर्तमान में, यदि बात करी जाए हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में परीक्षाओं में रिजर्वेशन को लेकर के जो मुद्दे चल रहे हैं, बाकी चीजों को लेकर के जो मुद्दे चल रहे हैं, वो देखिए वो कोर्ट में मैटर है तो वो कोर्ट में निपटेंगे, और जिस दिन निपटेंगे तो आपके पेपर हो चुके होंगे। सिर्फ परिणामों को लेकर के संशय है, परिणामों को परिणामों पे ही केवल बहस होनी, जो रिजल्ट बनने हैं। लेकिन रिजल्ट उसी के बनेंगे जो पेपर अच्छे से देगा। जिन्होंने पेपर में पहले से डिसाइड कर लिया है कि इसमें ये होगा वो होगा, 27 होगा कि 14 होगा, 13 का रिजल्ट नहीं बनना चाहिए, 87 असंवैधानिक है, ये सारी चीजें जो चल रही हैं इनका महत्व केवल पेपर देने के बाद ही रह जाएगा। लेकिन उन्हीं के लिए महत्व का है जिन्होंने पेपर अच्छे से दिया है। लेकिन जो पहले से निर्धारित करके बैठे हैं कि ये चीजें ऐसी ऐसी होती हैं या ये सब हो सकता है, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आप इन सब चीजों से अब बाहर आइए, क्योंकि जिन्हें एग्जाम निकालना है वो अपने घरों में अब बंद हो जाएंगे, बैठ करके पढ़ाई करेंगे। इफरात समय है, मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपके पास समय है। सबसे मजेदार बात यह है कि सभी जगह मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। आप अभी आपके पास नवंबर का महीना है, दिसंबर, नवंबर तो एंड ही हो गया है, दिसंबर का महीना है, जनवरी का है, फरवरी का है। यदि ध्यान से देखा जाए तो दिसंबर और जनवरी है, फरवरी मार्च अप्रैल, या आप 3 महीने भी लेते हैं प्री की तैयारी की। जो पहली बार कर रहे हैं 2 महीने उन्हें लगेंगे, जिन्होंने पहले से भी प्रिपरेशन की है, क्योंकि पेपर आपका मई एंड में है। तो यदि आप मार्च और अप्रैल में भी तैयारी शुरू करेंगे प्री की तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। पर आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये आपके पास 3 महीने अपने मुख्य परीक्षा में आपके जो मुख्य पेपर हैं उनको तैयार कर लेने की है। क्योंकि जब आपका पेपर मई में हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा आपके अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक में मुख्य परीक्षा के पेपर भी होंगे। तो वहां पर आपको 3 महीने का समय मिल रहा है, और आपने जब अभी तक मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं करी है तो 3 महीने में किसी भी प्रकार से नहीं कर पाएंगे। और मेरा ऐसे लोगों के लिए सुझाव रहेगा कि उन्हें इस परीक्षा से हट जाना चाहिए। बाकी की योजनाएं भी सरकार की चल रही हैं, उधर की तरफ मूव करना चाहिए। क्योंकि जितना समय अभी इस परीक्षा को आयोजित करने में दिया गया है,
इतना समय आने वाले इतिहास में आपको कभी नहीं मिलने वाला। और इतना अच्छा अवसर, इतने समय पहले आयोग कभी भी ना तो अपना कैलेंडर देता है, ना तो एक डेट देता है। कायदे से आयोग को जो ये पेपर लेना चाहिए था, वो जनवरी में ले लेना चाहिए था। तो आपका ये जो समय होता कैलेंडर का होता, दिसंबर फर्स्ट वीक में वो आपका एग्जाम का फॉर्म दे देता, जनवरी में आपका पेपर ऑर्गेनाइज कर लेते। यदि आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे 2020-21 के समय, तो आयोग का इसी प्रकार से कैलेंडर चल रहा था। आपको 2 महीने, ये पूरा का पूरा सिर्फ प्री का टाइम होता है। लेकिन आज आपके पास इतना समय है कि आप अपनी मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अनावश्यक सबसे पहला तो काम ये है कि आपका जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, ठीक है, वहां से आप एक तरह से पूरी तरह से एग्जिट हो जाइए। पीडीएफ स्टोर जो आपका होता है, उसको बंद करिए। पीडीएफ स्टोर होने से कुछ नहीं होता। आज तक किसी का एग्जाम पीडीएफ स्टोर करने से नहीं निकला है, ना ही निकलेगा। सिर्फ निकलेगा रीडिंग से, टेस्ट से और प्रैक्टिस से। आप ये 3 नियम फॉलो करिए। बाकी का आपको इतना ज्ञान है कि एग्जाम किस प्रकार से निकलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी एक विधिवत आपके पास 2 से 3 दिन का समय, स्ट्रेटजी बनाइए। क्योंकि पटवारी के एग्जाम भी आपके साथ में लगे हुए हैं, अन्य एग्जाम जो इसके साथ व्यापम के होने हैं वो भी लगे हुए हैं। ठीक मार्च अप्रैल में ये चलेंगे, उसके जस्ट बाद मई में आपका ये एग्जाम आ जाएगा। तो जिसका जिस एग्जाम में फोकस है, साथ साथ भी दोनों तैयारियां की जा सकती हैं। इतना इफरात समय है, क्योंकि आपके पास 24 घंटे का समय रहता है। यदि आप 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे भी सोते हैं, तो आपके पास बाकी का समय बचता है। टोटल यदि जोड़ा जाए 10 घंटे, तो आपके पास 14 से 15 घंटे का समय बचता है। यदि आप पढ़ना ही केवल चाहते हैं, तो आपके पास 7 से 8 घंटे, 9 घंटे का समय बचता है। इसे हमें बांटना है और इसी के आधार पे हमें तैयारी करनी है। आप अपना एक शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, ये इसी समय का है। सभी परीक्षाओं की जो हमारे साथ, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे साथ अन्याय होता है बचपन से, कि सारी परीक्षाओं की जो तैयारी होती है वो ठंड में ही होती है। नींद भी अच्छी आती है और याददाश्त भी अच्छी होती है। तो तय एक ही करना है, आज सोना है कि आगे के लिए आराम की नींद लेनी है, कि आज सो करके भागे की नींद आराम करनी है। तो ज्यादा इस पे नहीं लेंगे। रह गई बात इसकी कि काफी सारे लोगों के कॉल्स आए थे एग्जाम गुरुजी में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय ले रहा हूँ क्योंकि कई अपडेट्स भी होते हैं यहाँ पर देने के लिए। तो आप लोगों के बहुत सारे कॉल्स आए थे, इवनिंग में भी आए थे, पटवारी के बाद से भी लगातार है कि एग्जाम गुरुजी की क्लासेस कब से चालू होंगी, आपके जो व्यापम के एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पीएससी का भी कैलेंडर आ गया है, तो कुछ कॉल शाम को भी आई थी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो व्यापम की क्लासेस आपकी शुरू होंगी, ये 10 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। सभी क्लासेस लगेंगी, चाहे वह मैनेजमेंट की हो, चाहे वह आपकी हिंदी की हो, चाहे वह इंग्लिश की हो, चाहे मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो। आपका जीके भी कराया जाएगा। ये सारी क्लासेस आपकी एग्जाम गुरुजी चैनल पे लगेंगी। रह गई बात नोट्स की, तो नोट्स की आपको पूरी अपडेट 10 दिसंबर को दे दी जाएगी। नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। वीडियो कोर्स हमारा उपलब्ध है ऐप पे, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट का भी और इंग्लिश का एंजेला मैडम का भी कोर्स है। साथ में यदि पीएससी की बात करी जाए, तो पीएससी की क्लासेस कब से शुरू होंगी, तो अभी हमारा फोकस जो रहेगा वो मेंस पे रहेगा। प्री की क्लासेस अभी हम नहीं शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये कोई ठीक समय नहीं है। हमारा फोकस आप लोगों को अनावश्यक समय व्यतीत करवाने का नहीं रहा है। कभी भी आप चैनल उठा करके देखेंगे, अनावश्यक क्लासेस नहीं चलती। अभी हमारी लगातार आपको मेंस फोकस ही क्लासेस चल रही हैं। तो हमारी कोशिश ये रही कि जो आपकी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, उसको और आगे अच्छे तरीके से कराया जाए, आप लोगों की प्रैक्टिस प्रॉपर करवाई जाए। इसके बाद जो आपकी पीएससी की क्लासेस चालू होंगी, ये जनवरी के बाद से ही शुरू होंगी, जनवरी के एंड से शुरू होंगी, ताकि हम उस समय पे आपका पूरा प्रॉपर रिवीजन करवा दें। ईयरली करंट अफेयर्स को लेकर के बिल्कुल डाउट मत रखिए। पूरा एक साल का 2022 का करंट अफेयर आपका कराया जाएगा। साथ ही में आपका मई में एग्जाम है, तो हम ये मान के चलते हैं कि अप्रैल तक के, यानी मार्च तक का करंट अफेयर आएगा। तो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च का वो भी 3 मंथ का करंट अफेयर हम वहां पर कंप्लीट कराएंगे। करंट अफेयर हो गया, बाकी की जो आपकी प्रैक्टिस क्लासेस हो गई, इसको लेकर के कोई भी संशय मत रखिए। प्री की टेस्ट सीरीज भी हमारी ऑल ओवर कंप्लीट हो चुकी है। 100 टेस्ट की जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है, उसके 80 के आसपास टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 20 टेस्ट रह गए हैं जो कि एफएलटी हैं। जल्दी इसकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी जाएगी। तो सारी चीजें हैं, नोट्स अपडेटेड हैं। इनमें कुछ पोर्शन जो रह गया बजट का, वो मार्च में आपका बजट आएगा, तो बजट में पढ़ाऊंगा आपको, पिछला वाला भी पढ़ाया था। तो संभावना ये है कि इस पेपर में ज्यादातर पिछले बजट की पूछने जाने की संभावना है, क्योंकि इसके पहले जो पेपर हुआ था 21 वाला, उसमें उन्होंने 20 के आसपास के बजट के क्वेश्चंस पूछे थे। समय नहीं लेते हैं, शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। तो हमने आपको यहाँ पे एक जानकारी दे देते हैं कि जो एकलव्य टेस्ट सीरीज आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये 8 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। आप सभी को इसमें एनरोल कराना है। 99 रुपीज का टेस्ट है, यहाँ पर 100 रुपीज है, इसको हम चेंज कर देंगे।
और इसमें जो टॉप 5 रैंकर होंगे उनको एमपीपीएससी का जो कंप्लीट कोर्स है प्री प्लस मेंस का वो दिया जाएगा। साथ में जिनकी रैंक 6 to 10th होगी उनको प्री का वीडियो कोर्स दिया जाएगा। इनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 11 से 50 रैंक वालों को एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज 2022 दी जाएगी। साथ ही में जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे हमारे उनको किसी भी कोर्स को वीडियो कोर्स को परचेज करते हैं चाहे वो पीएससी का हो एसआई का हो उसमें 60% का फ्लैट ऑफ दिया जाएगा। साथ ही में जो पार्टिसिपेट करेंगे हमारे साथ हमारे जो दोस्त साथी होंगे उनको सभी को हम लोग 100 रुपीज का कैश बैक देंगे जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, आने वाले जो स्लाइड होगी उस पर मेंशन करवा देंगे। 100 रुपीज का कैश बैक रहेगा उन लोगों के लिए जो इस पे पार्टिसिपेट करेंगे। यानी आप यदि एग्जाम गुरुजी से वॉलेट कैश बैक रहेगा, कुछ भी परचेज करते हैं तो आपका 100 रुपीज माइनस कर दिया जाएगा। कोई भी कोर्स नोट्स या टेस्ट सीरीज परचेज करने पे इसमें 100 रुपीज का माइनस रहेगा आपको। ये टेस्ट सीरीज में आपके जो सिलेबस रहेगा एमपीजी के पूछा जाएगा। साथ ही में 2022 का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चंस होंगे, माइनस मार्किंग के साथ रखे गए हैं ताकि तुक्के के कारण किसी का कि देखिए कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए आप उसी प्रश्न को हल करें जो आप जिसपे आपको कॉन्फिडेंस है, इसीलिए माइनस मार्किंग रखी गई है। एमपीपीएससी में यदि सिविल सर्विस छोड़ दिए जाए तो लगभग सभी एग्जाम्स में माइनस मार्किंग हो चुकी है। तो हमें भी इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये जो टेस्ट रहेगा ये 60 मिनट का नहीं रहेगा, इसको हम टाइम को घटाने वाले हैं। ये 40 मिनट का टेस्ट रहेगा आपका। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आपको संपर्क करना है या तो एग्जाम गुरुजी का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं हम पिछले दिनों हमने क्या पढ़ा था उसके रिवीजन के साथ। तो सबसे पहले हमने देखा था असम के जो महान युद्ध नायक थे लचित बरफुकन, इनकी 400 जयंती समारोह मनाया गया। ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। बाबू मणि इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, फुटबॉल के खिलाड़ी थे और कैप्टन रह चुके हैं। संतोष ट्रॉफी वगैरह भी इन्होंने खेली थी। तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और ये दिया जाता है साहसिक में जो हमारे युवा एवं खेल मंत्रालय है उसके द्वारा दिया जाता है। जो पर्वतारोही वगैरह होते हैं ज्यादातर उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 24 अप्रैल 2022 को की गई थी। नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो बैडमिंटन के सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अभी इन्होंने एटीपी का ग्रैंड फाइनल जीता है। बात करें तो निम्न में से किस भारतीय को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को किया गया। अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने सरस की जो सारस पक्षी होता है उसकी रक्षा के लिए काफी काम किया है। सीहोर पर गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? तो 29 नवंबर को मनाया जाएगा। इसके साथ मैंने आपको जो राज्य में हमारे अन्य गौरव दिवस महत्वपूर्ण जो जिले हैं हमारे मनाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी दी थी। जननायक टांटा भील का जन्म कहाँ हुआ था? इनका बड़दा अहिर गांव में हुआ था, निमाड़ पे। और इनका क्या है कि अभी 4 दिसंबर को बलिदान दिवस आने वाला है तो एक यात्रा चल रही है जहां जहां इनका कर्म क्षेत्र है वहां से होते हुए यात्रा ये जाएगी। वरिष्ठ सचिव समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो श्री सुधीर रंजन मोहंती की अध्यक्षता में की गई है। ये वर्तमान में प्रमुख सचिव हैं इसलिए ये रहेंगे अध्यक्ष। बाकी के जो प्रमुख सचिव होते हैं उनकी अध्यक्षता में गठित की जाती है। पीएम कुसुम योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा शुरू की गई है। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। मध्य प्रदेश की गायिका है सुश्री शैफाली चौरसिया। ये किस जिले की रहने वाली है? मंडला की, खंडवा की, जबलपुर की या ग्वालियर की? तो इसका राइट आंसर होगा ये मंडला की रहने वाली है। और ज्यादा जानकारी इनके बारे में आपको है नहीं, इतनी दे देते हैं कि ये क्या है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में मंडला की हैं और काफी उसमें सामान्य परिवार से आती हैं। लेकिन अच्छी बात ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जो फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है कतर में, ठीक है, तो वहां पर इनके क्या कहते हैं इनका सिंगिंग वहां पे एक प्रोग्राम रखा गया है और लगभग 13 जो मैच होंगे वहां पर इनका गाने का प्रोग्राम रखा गया है। ये बॉलीवुड के सॉन्ग्स वहां पर प्रेजेंट करेंगी। तो ये रहने वाली कहाँ की है? मंडला की है और ये गायिका है शैफाली चौरसिया। ये हमें याद रखना है, गायिका शैफाली चौरसिया मंडला की रहने वाली। इन्होंने अभी परफॉर्मेंस दी है फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो वहां पर चल रहा है, कहाँ पर? कतर में। अरब देश में होने वाला पहला विश्व कप है। इसका जो शुभंकर है वो याद रखना है, फीफा का 4 वर्षों में होता है इसलिए पूछा जा सकता है। लाइव है, जैसे हम लोग जो गल्फ कंट्रीज होती हैं अरबियन होते हैं आपने देखा होगा व्हाइट कलर का ड्रेस पहने रहते हैं, तो उसी तरह का इसको शुभंकर को बनाया गया है। और बात करी जाए फीफा विश्व कप की तो ये 4 साल में आयोजित होता है। इसकी शुरुआत 1930 से हुई थी। सबसे सफल टीम जो है वर्तमान में ब्राजील है, 5 बार उसने ये कप जीता है और वर्तमान में फ्रांस है। फीफा का जो मुख्यालय वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। राष्ट्रपति इनके जो कौन है? गियानी इन्फेंटिनो है।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 की जो मेजबानी होगी वो संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के द्वारा की जाएगी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की। द फ्यूचर रेडी स्टेट, ये एक मूवी है। ये किस राज्य पर केंद्रित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या केरला में? तो इसका राइट आंसर होगा ये मध्य प्रदेश पर केंद्रित है। इसमें क्या है कि जो फ्यूचर रेडी एक मूवी है, रेडी स्टेट, द फ्यूचर रेडी स्टेट, ये इस पे मध्य प्रदेश की उपलब्धियों, हमारे यहाँ की जो विशेषताएं हैं, हमारे यहाँ की संस्कृति है, इन सब चीजों की पूरी एक मूवी बनाई गई है, उसका नाम रखा गया है। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो बिजनेस समिट होने वाली है इंदौर में, तो प्रवासी भारतीय दिवस और बिजनेस समिट दोनों साथ में हो रहे हैं। 9 से लेकर के 14 तक का प्रोग्राम रहेगा। तो उसमें क्या है कि वो सभी जगह जो बिजनेसमैन अभी इस समय वर्तमान में वो कर्नाटका बेंगलुरु में है, तो वहां पर ये मूवी के माध्यम से मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी दी जा रही है कि आपको हमारे यहाँ क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये जो मूवी बनाई गई है वो हमारे यहाँ का जो पर्यटन विभाग, टूरिज्म बोर्ड है, पर्यटन विभाग है, मंत्रालय है, उसके द्वारा ये बनवाई गई है। और मध्य प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है वो वर्तमान में जो गोवा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा है उसका सहभागी भी है। तो मध्य प्रदेश वर्तमान में दो सहभागी, एक तो आपका जो फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, महोत्सव चल रहा है कहाँ पर, गोवा में, उसका, और जो अंतरराष्ट्रीय गीता दिवस हरियाणा कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है उसका। मध्य प्रदेश की फिल्म नीति का वहां पे थोड़ा सा बताया गया है जो फिल्म फेस्टिवल में। तो कुछ बातें हैं यहाँ पर, बाकी के हमारे मध्य प्रदेश की ये फिल्म नीति है। हमारे यहाँ एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश जो कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम में फिल्मों की क्या कहते हैं परमिशन देने के लिए लाता है कि 15 दिन में आपको यदि शूटिंग करनी है तो हम आपको अनुमति, जो प्रमाण पत्र होता है, वो दे दिया जाएगा। साथ में अलग स्तर से फिल्म के लिए नीति बनाई गई है। और जिला स्तर पर जो पर्यटन नीति को लागू करने के लिए जिले में अनुमति के लिए एक एडीएम स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो हमारे यहाँ क्लियरेंस जल्दी मिल जाता है ताकि फिल्मों की शूटिंग हो सके। इसी वजह से बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रही है। प्रश्न क्रमांक 3 की बात करें तो एक जिला एक उत्पाद निम्न में से क्या मंदसौर जिले की पहचान है? तो एक जिला एक उत्पाद में, ओडीओपी में मंदसौर की पहचान क्या है? केला है, आलू है, लहसुन है या लाल मिर्च है? तो इनमें से जो होगा वो लहसुन होगा। डिटेल से यहाँ पर देख लेते हैं। मंदसौर, इसको सफेद चांदी के नाम से भी जाना जाता है, मंदसौर को। ठीक है, सफेद चांदी, लहसुन व्हाइट कलर की होती है और बहुत तेज चमकती है, इस वजह से इसको सफेद चांदी भी बोल सकते हैं। और मध्य प्रदेश में वैसे ऊटी जीटू, महादेव, तुलसी, अमरेटा और रियावन, ये लहसुनों की किस्म है, ये यहाँ पर होती है। लहसुन का अपना महत्व है। ओडीओपी में बहुत सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट किए गए हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता। यदि ओटीओपी की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से, सभी जिलों में से कोई ना कोई प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ लगभग सेलेक्ट किए गए हैं। तो देखिए ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है और आप इसको देख लेंगे। और जल्द इसको मैं आपके टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाली जाती है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां पर उपलब्ध करा देंगे। लेकिन हमें इसको इतनी सारी लिस्ट देखिए याद करना संभव तो नहीं है। लेकिन हमें एक काम ये करना है, या मैं इसको सही करवा दूंगा, कि हमारे यहाँ कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि 5-5 जिलों में है। ठीक है, सेम प्रोडक्ट। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि अपने एक एक जिले में है। जैसे कोदो कुटकी है, 4 जिलों में है। ठीक है, टोमेटो 5 जिलों में है। आलू जो है वो भी 2 से 3 जिलों में है। तो बहुत सारे जिलों की क्या है कि जो ओडीओपी में प्रोडक्ट शामिल किए गए हैं, तो अब उन्हें क्या करेंगे कि हम एक प्रोडक्ट पकड़ेंगे और बाकी की किस किस जिले के लिए फेमस है, लेकिन हमें कॉमन वाले याद रखने हैं। जैसे आंवला है, केवल पन्ना का है। ठीक है, शहडोल की हल्दी है। तो ये लिस्ट है, इसको मैं आपको वहां पर उपलब्ध करा दूंगा। ओडीओपी भारत सरकार की योजना है और उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी के जो भी राज्य हैं, सभी राज्यों में इसको क्या किया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो मध्य प्रदेश के जो प्रोडक्ट सम्मिलित किए गए हैं इसमें, ओडीओपी में, तो लगभग हमारे यहाँ के 52 प्रोडक्ट सम्मिलित किए गए हैं इसमें, 52 जिलों से 52। लेकिन आंवला हो गया, बाजरा हो गया, केला हो गया, ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट हैं ये केवल एक एक सेलेक्ट किए गए, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट किया गया है, टमाटर है, जो कि 9 जिलों को ओडीओपी में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, पी को एक जगह किया गया, ऑरेंज हमारे यहाँ से राजगढ़ हो गया, इधर की तरफ हो गया, 2 जगह से किया गया है। तो और एक मस्टर्ड जो प्रोडक्ट है हमारे, वो एक जिले को सेलेक्ट किया गया है। तो कौन कौन से जिले हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। और इसके बारे में पूरी डिटेल जो रहेगी, धीरे धीरे जैसे जैसे अपडेट होगी, अभी यहाँ पर अपडेट नहीं की है सरकार ने, तो जैसे ही अपडेट करेगी तो उसको मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ये लिस्ट है यहाँ पर,
कौन कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं अभी यहाँ पे अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट्स आएंगे इसके आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसका एक मैप है जो मैंने आपको कई बार शेयर किया है, वो भी मैं आज के करंट अफेयर्स के साथ डाल दूंगा, तो वो आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी और परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर केवल जो हमारे वेजिटेबल्स हैं उनको सम्मिलित किया गया है। तो करंट अफेयर्स की यदि हम बात करें आगे को चल करके, यहाँ के सीहोर की और ऐतिहासिक रूप से बात करी जाए तो जो इसका पुराना नाम था सीहोर का वो सिद्धपुर था। ठीक है, और ये क्या है, सीवन नदी वहां पर है, वहां पर एक चट्टान मिली थी जिसके अनुसार वहां पर सिद्धपुर नाम रखा है। तो कई बार ये सीवन नदी के कारण भी सीहोर बोला जाता है और सिद्धपुर इसका पुराना नाम है। और ये उस समय पे क्या था, अवंती का एक हिस्सा भी रहा है। और यहाँ पे सारू मारू एक गुफा है, ठीक है, जहाँ पर बौद्ध गुफाओं का पुरातात्विक स्थल है। और क्योंकि अब ये बौद्ध गुफाओं का पुरातात्विक स्थल है तो यहाँ पर क्या पाए गए हैं, अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। 2 शिलालेख अशोक के पाए गए हैं। तो एक जो शिलालेख है उसमें अशोक के जो पुत्र रहे महेंद्र कुमार उनकी यात्रा का उल्लेख किया गया है। और दूसरे जो शिलालेख है उसमें ये बताया गया है कि सम्राट अशोक जब विदिशा में निवास करते थे तो उनके इस स्थल पर यात्रा की थी। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कभी कि अशोक के पुत्र महेंद्र की यात्रा का विवरण किस शिलालेख में है, तो हमें याद रखना है कि जो सारू मारू की गुफा है वहां पे जो शिलालेख मिले हैं उस पे ये किया गया। ठीक है, और सीहोर जिले की जो बुधनी तहसील है वहां का ग्राम पनरगुड़िया है, वहां के पास, वहीं के पास में ये है। और इसके अलावा सीहोर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसके अलावा सीहोर प्रसिद्ध है सलकनपुर जो माता है उनके लिए फेमस है। ये विंध्यवासिनी माता है सलकनपुर की। यहाँ का भी महाकाल लोक जिस प्रकार से पूरा का पूरा बनाया गया है उस तरह का प्रोजेक्ट यहाँ पर भी चल रहा है। साथ ही में कुंवर चैन सिंह की समाधि के लिए फेमस है। कुंवर सिंह जो चैन सिंह की समाधि है उस पे ये पूरा एक शिलालेख वहां पर भी लगा हुआ है जिस पर ये चीजें लिखी हुई हैं। आप इसको देख लेंगे, पीडीएफ में ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। आपको एग्जाम गुरु जी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहां पर पीडीएफ आपको उपलब्ध रहती है। प्रदेश का बेस्ट इमर्जिंग स्टेट इन मिलेट प्रमोशन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है, तो ये दिया गया है मोटे अनाज की खेती में, दुग्ध उत्पादन में, प्राकृतिक खेती में या जैविक खेती में। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट इन मिलेट। मिलेट साथ में जुड़ा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये मोटे अनाज से संबंधित है। क्यों, क्योंकि 2023 में यूएनओ ने जो वर्ष मनाने वाला है वो मोटे अनाज का मनाने वाला है। और इसका जो प्रस्ताव किसने रखा था, तो इसका जो प्रस्ताव रखा था वो भारत ने रखा था, क्योंकि भारत ने 2018 में ही बाजरा के राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया था, राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया था। वर्तमान में यदि मोटे अनाज सबसे ज्यादा होते तो कहाँ होते हैं, कर्नाटका, राजस्थान, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होते हैं। भारत जो है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है मोटे अनाज का। हमारे यहाँ सामान्य तौर पर 9 प्रकार के मोटे अनाज पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश को बाजरा के लिए ही क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की, विश्व के किस देश ने अभी दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा करी है। जापान ने करी है, चीन ने करी है, अमेरिका ने करी है या यूरोप ने करी है, तो इसका राइट आंसर होगा कि यूरोप ने इसकी घोषणा करी है। और वो खिलाड़ी कौन है, तो वो खिलाड़ी है एस्ट्रोनॉट के नाम की इनकी घोषणा करी, वो ये है दिव्यांग खिलाड़ी। और ये क्या है, पैरालंपिक धावक है जॉन मैकफॉल। ठीक है, इनका ये नाम है, पैरालंपिक धावक है जॉन मैकफॉल। और ये यूरोप के 22 देश हैं, इन्होंने जो वहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है उन्होंने इसकी घोषणा करी कि इन्हें वहां पर भेजा जाएगा। इसके लिए अलग अलग इन्होंने क्या किया था, पहले कुछ लिस्ट निकाली थी, इसके बाद सेलेक्ट किया था कुछ खिलाड़ियों में से। तो इनमें से जो पैरास्ट्रोनॉट, इनका पैरास्ट्रोनॉट नाम दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये पैरालंपिक से जुड़े हुए हैं। इनका एक्चुअल नेम जो रहेगा वो जॉन मैकफॉल रहेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की, प्रसार भारती का रजत जयंती स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 20 नवंबर 1997 को, 23 नवंबर 1997 को, 25 नवंबर 1997 को या 2 नवंबर 1997 को। तो इसका राइट आंसर होगा 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती की स्थापना की गई थी। और प्रसार भारती जिसे हम लोग DD1 के नाम से भी जाते हैं, इसमें आकाशवाणी भी आता है आपका और साथ में प्रसार भारती भी आता है। तो इसने अपने 25 साल पूरे किए हैं। 23 नवंबर 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। संसद में एक क्या कहते हैं बिल लाया गया था, उसके माध्यम से इसकी स्थापना करी गई थी। और इसके अंतर्गत क्या आता है, प्रसार भारती के अंतर्गत आपका दूरदर्शन भी आता है, ऑल इंडिया रेडियो भी सम्मिलित किया जाता है। प्रसार भारती एक अलग चैनल भी होता है, ऑल इंडिया रेडियो भी होता है, दूरदर्शन भी होता है।
ठीक है। इसको एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था और दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क एंड ऑल इंडिया रेडियो शामिल है। 1990 में संसद ने प्रसार भारती अधिनियम पारित किया था और इस अधिनियम के तौर पर ने प्रसार भारती नामक भारतीय प्रसारण निगम की क्या की थी, स्थापना की थी, भारतीय प्रसारण निगम की। मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जो गौरव द्विवेदी इसके सीईओ हैं वो अभी हाल ही में बने हैं। तो आपसे कल को एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में प्रसार भारती के सीईओ कौन है, तो गौरव द्विवेदी हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 23 नवंबर 1997 को की गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। निम्न में से किसे डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तिलक मेहता को, अद्वैत ठाकुर को, प्रियांशु रत्नाकर को या रवि कुमार सागर को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रवि कुमार सागर को सम्मानित किया गया है और ये रवि कुमार सागर हैं। इन्होंने क्या है कि अभी हाल ही में जब कोविड आया था तो इन्होंने काफी सारी बहुत समाज सेवा करी थी, लोगों की मदद करी थी और ये यंग हैं, 22 वर्ष के हैं और इन्होंने आर के इन्नो करके एक कंपनी अपनी बनाई हुई है और इन्होंने जो उस समय पे समाज सेवा करी है, इसकी वजह से इनको जो डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार दिया गया। आपको पता है जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर कलाम, सेवा को महत्व देते थे और यंग जनरेशन को काफी ज्यादा महत्व देते थे। तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है, वंदे भारत फाउंडेशन और लीड इंडिया फाउंडेशन दोनों मिलकर के ये पुरस्कार देते हैं। तो जब डॉक्टर अब्दुल कलाम की जयंती होती है उसी उपलक्ष्य में ये पुरस्कार दिया जाता है, डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार। ये उन लोगों को दिया जाता है जो समाज में लोगों की सेवा करते हैं, प्लस एक उद्यमी हो और कम उम्र का उद्यमी हो, तो उन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। इन्होंने आरकेएस नाम की कंपनी बनाई थी 2020 में। इन्होंने काफी लोगों की मदद करी थी, पीपी किट वगैरह की उस टाइम हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने इसमें काफी हेल्प की थी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की। निम्न में से किसने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ओपी करहाना, मोहिद्दीन, अल सुल्तान अब्दुल्ला, अनवर इब्राहिम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनवर इब्राहिम। कई देशों के नए राष्ट्रपति अभी चुने गए हैं, तो उनके नाम हमें याद रखने हैं। इसकी पूरी एक प्रॉपर लिस्ट बाद में हम लोग जब ईयरली करंट अफेयर करेंगे तो उसमें उपलब्ध कराएंगे। लेकिन ये है कौन? ये मलेशिया के नए राष्ट्रपति हैं। वहां पर जो शपथ दिलाई जाती है वहां के राजा के द्वारा दिलाई जाती है और वर्तमान में जो वहां के राजा हैं अल सुल्तान अब्दुल्ला, उन्होंने इनकी नियुक्ति करी है। मलेशिया की राजधानी क्या है? तो कुआलालंपुर है और मुद्रा वहां की मलेशियाई रिंगित है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की। गरुड़ शक्ति किन दो देशों के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है? भारत और इंडोनेशिया, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत ब्राजील या भारत बांग्लादेश? तो ये लगातार खबरों में बना रहता है। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो विशेष बलों के बीच में किया जाता है। ये इसका 8वां संस्करण है और इसका जो इस बार आयोजन हो रहा है, ये जो अभ्यास किया जा रहा है वो इंडोनेशिया में ही किया जा रहा है, वहां के करावांग में। इसके अलावा यदि बात करें तो अन्य देशों के साथ जो हमारे सैन्य अभ्यास होते हैं, तो एक तो मैत्री नाम का जो सैन्य अभ्यास होता है वो भारत और थाईलैंड के बीच होता है। इक्वेरिन नाम का जो होता है वो भारत और मालदीव के बीच होता है। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच होता है। कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर के बीच होता है। भारत और मलेशिया के बीच होता है। हरिमऊ शक्ति, मित्र शक्ति श्रीलंका के बीच में होता है। नोमिनेटेड एलिफेंट भारत मंगोलिया के बीच होता है। शक्ति जो होता है भारत फ्रांस के बीच होता है। सूर्यकिरण भारत और नेपाल के बीच होता है और युद्ध अभ्यास नाम से जो होता है वो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये मिताली राज को, सूर्य कुमार यादव को, युवराज सिंह को या सचिन तेंदुलकर को? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य कुमार यादव, जो वर्तमान में इंडियन क्रिकेट टीम के सदस्य हैं। उनको ये अर्बन गबरू, आपने कई जगह ये देखा होगा, जो बाल वगैरह खड़ी करने के लिए क्रीम आती है, जेल आता है और शेविंग वगैरह में ये जो जेल आता है, मूछ वगैरह इसमें ठीक ठाक रहती है, इसके लिए जेल आता है और क्रीम ये ज्यादातर मेंस प्रोडक्ट बनाता है, क्रीम व्रीम ये सब बनाता है, उसी के ये नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। मेंस ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू के क्रिकेटर है सूर्य कुमार यादव। और इनका कभी प्यार से नाम पूछा जाए तो क्या है, तो इनका प्यार से इनको स्काई नाम से भी लोग बोलते हैं। और वर्तमान में इसके अलावा बात करी जाए कौन किसके ब्रांड एम्बेसडर, तो अभी हाल ही मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था, नीरज चोपड़ा जो स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर है। नेत्रहीनों का T20 विश्व कप के युवराज सिंह, पिछले करंट अफेयर्स में ही इसको पढ़ाया था। सौरव गांगुली बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है। स्मृति मंधाना गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स की हैं। रोहित शर्मा जो उनकी वाइफ है, ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की हैं।
पुण्यकोटि दत्तू योजना कर्नाटक के किच्चा सुदीप हैं। लियोनेल मेसी जो है बायजूस के हैं, ये एक बार आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि बायजूस के कौन है, तो लियोनेल मेसी हैं। वाणी कपूर नाइस एक्स फिट 2 स्मार्ट वॉच के, रवि शास्त्री फैन कोड के, महेंद्र सिंह धोनी गरुड़ एरोस्पेस के हैं। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। हमने आपसे कल बैगा जनजाति के बारे में पूछा था, काफी सारे लोगों ने आंसर दिया है और अच्छा आंसर दिया है, जैसी आशा थी उसी प्रकार से आप सभी लोग लगातार आंसर दे रहे हैं। और बहुत सारी जानकारी बैगा जनजाति के बारे में आप लोगों ने पहले ही दे दी थी। आप लोग इतनी सारी जानकारी दे देते हैं कि हमें भी वहाँ कई चीजें नहीं पता चलती हैं, तो हमारे लिए उतना रह नहीं जाता। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने प्रश्न दिया था वो अपने आप में एक आंसर था, आपको प्रश्न की खोज करनी थी। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश का ये हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर आपको रेड, ग्रीन और स्काई ब्लू 3 कलर दिख रहे हैं। तो जो रेड है ये हमारी सहरिया जनजाति है, पता है आपको, जो ग्वालियर ये का क्षेत्र है यहाँ पर सहरिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और जो छिंदवाड़ा के पास कौन सी जनजाति पाई जाती है, भारिया जनजाति पाई जाती है, पातालकोट में रहती है। बैगा जनजाति का जो आपको क्षेत्र मिलेगा, वो आपको ज्यादातर जो शहडोल, अनूपपुर, उमरिया है, बालाघाट है, ये क्षेत्र आपको, मंडला है, ये क्षेत्र जो आपको मिलेगा, ये आपको बैगा जनजाति का बेल्ट मिलेगा। और ये तीनों जो जनजाति हमारे हैं मध्य प्रदेश की, ये विलुप्त होने उसमें विशेष जनजाति में सम्मिलित की गई हैं। तो इनको जो बैगा जनजाति की यदि हम यहाँ पर बात करें, तो बैगा जनजाति जो होते हैं ये अपने आप को प्रथम मानव के रूप में मानते हैं कि हम यहाँ के पहले मानव हैं, और इन्हें राष्ट्रीय मानव के रूप में भी किया जाता है, जाना जाता है। अब इनकी एक तो ये विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता ये है बैगा जनजाति की, वैसे हमारे यहाँ लगभग जितनी भी जनजाति हैं सभी की अपनी एक विशेषता ये है कि प्रकृति से ये बहुत जुड़े हुए होते हैं, है ना। इनका लगभग त्योहार, संस्कृति सब कुछ प्रकृति से जुड़ी हुई होती है। तो इसी प्रकार से बैगा जनजाति जो होते हैं भूमि को अपनी माँ मानते हैं। ठीक है, जब ये अपनी भूमि को अपनी माँ मानते हैं, साथ में ये वृक्षों की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो जो पेशा एक्ट लाया गया है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, क्योंकि इनका प्रकृति के साथ लगाव होता है, इनकी जो परंपराएं हैं वो प्रकृति से जुड़ी हुई है। तो कई बार सरकारों के हस्तक्षेप के कारण कहीं ना कहीं इनकी जो परंपराएं होती है वो आहत होती है। तो उसका ध्यान में रख कि किस प्रकार से सामंजस्य बनाया जाए, ये पेशा एक्ट लाया गया और ग्राम सभा को मजबूत किया जा रहा है। तो बैगा जनजाति शॉल के जो पौधा होता है उसकी पूजा करते हैं और उनपे अपना देवता मानते हैं, बूढ़ा देव या दूल्हा देव ने बोला जाता है। ठीक है, तो ये इनकी वृक्षों की पूजा से जुड़ी हो गई। अब ये जो क्या कहते हैं बेवर खेती करते हैं जमीन की, उसका एक कारण ये होता है क्योंकि जो जमीन को अपनी माँ मानते हैं, तो जब जमीन को अपनी माँ मानते हैं तो उस पर जो हल चलाना होता है उसको एक तरह से ये इनको पसंद नहीं होता, या ये कहें कि उनको सही नहीं मानते हैं, क्योंकि माँ है तो उसके ऊपर वो हल नहीं चला सकते। तो इस वजह से ये लोग क्या होता है कि जंगल काट करके खेती करते हैं, हल नहीं चलाते हैं। अब इसमें धीरे धीरे परिवर्तन लाने की कोशिश की जा रही है। साथ में इनको एक अच्छी चीज को क्योंकि ये किससे जुड़े हुए हैं, वृक्षारोपण से जुड़े हुए, वृक्षों से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो इनको जंगली जो जड़ी बूटियां होती हैं उन इनको बहुत नॉलेज होता है, जड़ी बूटियों का, औषधियों का इनको बहुत ज्ञान होता है। तो इसके लिए भी सरकार क्या कर रही है, एक योजना चला रही है जिसमें जड़ी बूटियां क्या की जाती हैं, जनजातियों से ली जाती है, उनके नॉलेज को किसमें आर्थिक रूप से इनको मजबूत करने के लिए इनके नॉलेज का यूज किया जाता है कि आपकी इनकम भी इससे हो सकती है। तो अब इनके बारे में एक पुस्तक लिखी थी द बैगा, ये 1939 में वेरियर एल्विन के द्वारा लिखी गई थी। आप सभी लोगों के आंसर राइट थे, आप सभी ने काफी अच्छे आंसर लिखे थे। और बाकी के नाम लेने काफी सारी लंबी लिस्ट है तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा उनके, लेकिन मैं आप सभी के आंसर पढ़ता हूँ, और कहीं कोई एरर होता है तो सुधारने के लिए भी उसमें कमेंट मैं कर देता हूँ। आप सभी लोग आंसर जरूर करा करें, और सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि आप सभी एक दूसरे के जब आंसर पढ़ते हैं, जिन्हें एग्जाम गुरुजी हार्ड दे देता है, तो उनको लाइक जरूर कर दिया करें उन आंसर्स को। करंट अफेयर्स को करें या ना करें, ये आपकी स्वेच्छा पे है, मैं इसके लिए फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन आप जो कमेंट में इसके आंसर देते हैं, काफी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे फैक्ट्स लेके आते हैं, और जितनी जानकारी मैंने यहाँ पर दी है वो ऑलरेडी उन्होंने वहां पर दे दी है। तो उनके आंसर्स को लाइक जरूर किया करें। करंट अफेयर आपको कैसा लगा है ये भी बताना नहीं भूलें। इसमें और क्या बदलाव किए जा सकते हैं, क्योंकि अब एग्जाम्स आ चुके हैं। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और बदलाव किए जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसको बताना नहीं भूलें। साथ ही में
यदि इसमें कुछ आपके सुझाव हैं तो वो भी बताएं, सम्मिलित किया जाएगा। कुछ नई सीरीज चालू करी जाए इसके साथ तो वो भी चलेगा। हमने आपसे पिछले करंट अफेयर्स में बोला था कि हम एक जो सैटरडे स्पेशल रहेगा हमारा, उसमें क्योंकि संडे को करंट अफेयर्स ऑफ रहता है, तो आप सभी के लिए एक छोटा सा काम दे के जाएंगे कि आप सभी को इसका आंसर लिखना है मुख्य परीक्षा की प्रैक्टिस के रूप में। क्योंकि अब हमारा एग्जाम मई में है तो हमें मेंस की तैयारी भी साथ साथ करते रहना है। तो एक सीरीज चालू करने के लिए मैंने आपसे एक सुझाव मांगा था कि क्यों ना ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक सीरीज के रूप में पूछे जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस प्रकार से। साथ में जो सैटरडे का रहेगा वो मुख्य परीक्षा से जुड़ा हुआ रहेगा। कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि आप एक 3 मार्कर, एक 5 मार्कर और एक 11 मार्कर दीजिए, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। 3 मार्कर 5 मार्कर वाला सुझाव मेरे को ठीक लगा था। 11 मार्कर बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा और लिखना इतना पॉसिबल नहीं है। 3 मार्कर और 5 मार्कर हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक 5 मार्कर क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किन पर्वतों का समूह है? आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। 5 या 6 लाइन में इसका आंसर आपको देना है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किन पर्वतों का समूह है? सबसे पहली बात तो हमें विंध्याचल, आप आंसर फॉर्मेटिंग देखते हैं आपकी कैसी है, फिर भी थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर एक तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का एक लोकेशन देंगे, ठीक है, इसका विस्तार, लोकेशन। इसके बाद इसके साथ जो पर्वतों का समूह है उसके बारे में बताएंगे और उनके बारे में एक एक लाइन जो प्रमुख बातें कि इसमें सबसे ऊंची चोटी है, या यहाँ से ये नदी निकलती है, या यहाँ पर इसकी ये विशेषता है, ठीक है, ये एक एक लाइन हम देंगे तो हमारा आंसर जो होगा 5 से 6 लाइन में पूरा हो जाएगा, एक सटीक आंसर होगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना आप लोग नहीं भूलेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी को करंट अफेयर पसंद आ रहा होगा। यदि आप सभी को करंट अफेयर पसंद आ रहा है तो शेयर करना नहीं भूलें, और आपके सुझाव है कुछ करंट अफेयर को लेकर के तो वो बताएं। क्लासेस आपकी पटवारी या व्यापम के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर 10 से शुरू होंगी। तब तक हमारी तैयारी पूरी चल रही है, नोट्स को लेकर के चल रही है, आपके लेटेस्ट सीरीज पे भी चल रही है, वीडियो लेक्चर्स के अपडेशन पे काम चल रहा है। ये सारी चीजें आपकी लगातार चल रही है। हम पूरी तैयारी के साथ आपके बीच में आएंगे और आपके एग्जाम को आगे तक लेके जाएंगे। फिर उसके बाद हमारी पीएससी को लेकर के टेस्ट सीरीज हमारी प्री की पूरी हो चुकी है। मेंस की जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसके लिए हमारी अब एक स्ट्रेटजी बन रही है। प्री के नोट्स भी अपडेट्स किए जा रहे हैं। उसके साथ हमारी और आपकी मुलाकात जो होगी 10 दिसंबर से होगी, और उसके पहले और क्या क्या अपडेट्स हैं वो मैं आपको देता रहूंगा। आप यदि मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि नया कोर्स पर भी सम्मिलित हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर जो है लेबर इंस्पेक्टर के पद पर है, इनके द्वारा ये कोर्स रिकॉर्ड किया गया है। इसमें ऑफर चल रहे हैं जो कि 31 दिसंबर तक के लिए 495 का। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ऑनलाइन एमसीक्यू मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स इसमें अपलोड कर दिए गए हैं। सारे लेक्चर्स आप चाहें परचेज करने के तुरंत बाद एक दिन में भी देख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी। आप इस लेक्चर को चाहे एक बार देखें या 1000 बार देखें, ये आपकी स्वेच्छा पे है। उसी प्रकार से इंग्लिश का कोर्स है, एंजेला मैडम के द्वारा कराया गया है। इसमें 2 ईयर का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसकी ऑफर चल रहा है, इसमें भी ये 496 रुपीज का है। 31 दिसंबर तक के लिए ऑफर चल रहा है। इसमें भी आप कोई भी वीडियो लेक्चर एग्जाम गुरुजी के आप एक बार देखें या 1000 बार देखें, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक क्लास के बाद आप उसकी दूसरी क्लास नहीं देख सकते। हमारी और आपकी मुलाकात जो होगी वो सोमवार को करंट अफेयर्स के साथ होगी। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखेंगे, और प्री और मेंस के कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इसके साथ भी ऑफर चल रहे हैं। फिर मुलाकात होती है हमारी, तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।